रिजर्वेशन इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, और यूपीएससी इसी मिसकंसेप्शन का फायदा उठाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स रिजर्वेशन और इक्वालिटी को एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट्स मानते हैं। उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ठीक इसी कंफ्यूजन पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो फिर इक्वलिटी और रिजर्वेशन के बीच असली कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप क्या है? क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है या एक ही सिक्के के दो पहलू? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे टॉपिक का कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि स्टेट और लॉ का क्या मतलब है, इक्वालिटी का असली एसेंस क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का डॉक्ट्रिन कैसे काम करता है, और कैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और हाँ, बने रहिए क्योंकि आगे हम उस 50% सीलिंग रूल को भी डिटेल में देखेंगे जिसका हिंट यहां दिया गया है। आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द प्रॉमिस ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, हमसे क्या वादा करता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक एनश्राइंड हैं। इनकी इंस्पिरेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी गारंटी और प्रोटेक्शन खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो कि देश का फंडामेंटल लॉ है। यह हर इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब जल्दी से इनके की फीचर्स को समझ लेते हैं। पहला, कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, जबकि दूसरे सभी पर्सन्स के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स। ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड हैं, यानी इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ज्यादातर राइट्स स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ अवेलेबल हैं। ये जस्टिशेबल हैं, यानी इनके वायलेशन पर आप सीधा कोर्ट्स जा सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट इन्हें कम कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना। और आखिर में, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल्स 20 और 21 के। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की नींव रखता है, डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। यहां हम समझेंगे कि आर्टिकल 12 के तहत द स्टेट कौन है और आर्टिकल 13 के तहत लॉज क्या हैं। तो आर्टिकल 12 द स्टेट को डिफाइन करता है। इसमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेचर्स, लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ और बाकी सभी अथॉरिटीज़, चाहे वो स्टैट्यूटरी हों जैसे LIC और ONGC, या नॉन स्टैट्यूटरी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रही है तो वो भी इस डेफिनेशन में आ सकती है। अब जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो है आर्टिकल 13। ये जुडिशियल रिव्यू का पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये चीज़ जुडिशरी को हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन बनाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स बूस्टर है। ध्यान रखिए कि 1973 के केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के तहत लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए उसे इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। हाँ, उसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेसिस पर जरूर चैलेंज किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने कोर टॉपिक की शुरुआत पर। सेक्शन 3, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यहां हम आर्टिकल 14 में एक डीप डाइव करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स की आत्मा है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी के दो फैसेट्स प्रोवाइड करता है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो ब्रिटिश ओरिजिन का है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, सभी इंडिविजुअल्स देश के ऑर्डिनरी लॉ के अधीन हैं। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जैसे ये सुनिश्चित करता है कि सेम इनकम ब्रैकेट के लोगों पर सेम टैक्स लॉज लागू हों। ये सिमिलर सर्कमस्टांसेस में लॉज के इक्वल एप्लीकेशन के बारे में है। इक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से गहराई से जुड़ा है। इसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला, आर्बिट्ररी पावर की अनुपस्थिति, दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ और तीसरा इंडिविजुअल के राइट्स की प्राथमिकता। इंडियन सिस्टम ने पहले 2 एलिमेंट्स को अपनाया है लेकिन तीसरे को नहीं, क्योंकि इंडिया में इंडिविजुअल राइट्स का सोर्स खुद कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि जुडिशियल डिसीजंस। चलिए अब इस पर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन। यहां हम आर्टिकल 15 को अनपैक करेंगे, जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को और भी स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट बनाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है आर्टिकल 15(1). ये कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ सिर्फ रिलीजन, रेस,
कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं करेगा। और यह शब्द ओनली यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन शायद परमिसिबल हो सकता है अगर वो रीजनेबल माना जाए। और यहां हम इस एक्सप्लेनर के टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो उस चीज को इनेबल करते हैं जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सबसे जरूरी बात यह कि ये एक्सेप्शंस इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे हासिल करने का एक जरिया है। जैसे आर्टिकल 15(3) विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करता है, जबकि 15(4) और 15(5) SCBCs, SCs और STs के लिए स्पेशल प्रोविजंस और रिजर्वेशंस की अनुमति देते हैं। और आर्टिकल 15(6) EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, सेक्शन 5, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम आर्टिकल 16 की कॉम्प्लेक्सिटीज को एनालाइज करेंगे, जो रिजर्वेशंस पर होने वाली डिबेट का केंद्र है। और ये स्लाइड रिजर्वेशन पॉलिसी की पूरी जर्नी को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। इसकी शुरुआत 1979 में मंडल कमीशन की नियुक्ति से होती है। फिर 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया। लैंडमार्क 1992 इंदिरा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बरकरार रखा। उसके बाद 1995 में 77th अमेंडमेंट ने एससीज और एसटीज के लिए प्रमोशंस में रिजर्वेशन अलाउ किया। 2000 में 81st अमेंडमेंट ने बैकलॉग वैकेंसीज के लिए कैरी फॉरवर्ड रूल इंट्रोड्यूस किया। और सबसे हाल ही में 2019 में 103rd अमेंडमेंट ने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। यहाँ एक और शानदार प्रीलिम्स बूस्टर है। इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, ने कुछ लैंडमार्क रूलिंग्स दी। चलिए इन्हें ध्यान से देखते हैं। इसने क्रीमी लेयर को ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर किया। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने कहा कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसने प्रमोशंस में रिजर्वेशन पर रोक लगा दी, जिसका डिसीजन बाद में पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट से पलट दिया गया। इसने कैरी फॉरवर्ड रूल को भी वैलिडेट किया और ओबीसीज के लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का आदेश दिया। अच्छा, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इस टेबल में साफ साफ लिखा है, ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से कम, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से छोटा और रेजिडेंशियल प्लॉट नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में 100 स्क्वायर यार्ड से या दूसरे एरियाज में 200 स्क्वायर यार्ड से छोटा होना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि एक पर्सन की फैमिली को एलिजिबल होने के लिए इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। चलिए अब हम राइट टू इक्वालिटी के अंडर आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, अबॉलिशिंग अ सोशल ईवल। यहां हम आर्टिकल 17 को समझेंगे। इस स्लाइड सुप्रीम कोर्ट का कोट इस आर्टिकल के यूनिक नेचर को हाईलाइट करता है। ये कहता है, द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू एंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड। ये इसे ज्यादातर दूसरे फंडामेंटल राइट से अलग बनाता है, जो आमतौर पर सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही एनफोर्स किए जा सकते हैं। जल्दी से आर्टिकल 17 के की फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और उसकी प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में रोकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनटचेबिलिटी टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। इस राइट को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 के जरिए इन्फोर्स किया जाता है। और याद रखिएगा, ये एक एब्सोल्यूट राइट है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हमने देखा कि रिजर्वेशन इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं, बल्कि उसे हासिल करने का एक जरिया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, जो आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी के ये बुनियादी सिद्धांत, जो 75 साल से भी पहले बनाए गए थे, 21st सेंचुरी इंडिया के नए दौर के चैलेंजेस जैसे कि डिजिटल डिवाइड या एल्गोरिथमिक बायस को कैसे एड्रेस करते हैं, ये सोचने वाली बात है। आप जानते हैं, ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कहाँ करते हैं? वो आर्टिकल 19 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को रटने की कोशिश करते हैं और यूपीएससी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर प्रीलिम्स में सवाल बनाता है, जहां आते हुए कॉन्सेप्ट्स भी गलत हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, इन सभी रिस्ट्रिक्शंस के पीछे एक कोर प्रिंसिपल काम करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी प्रिंसिपल को डिकोड करेंगे, ताकि आप इन्हें लॉजिकली समझें, रटे नहीं और कभी कोई गलती ना करें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे आर्टिकल 18 यानी एबॉलिशन ऑफ टाइटल से, फिर आर्टिकल 19 के राइट टू फ्रीडम को समझेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स 20 से 22 में कन्विक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शंस देखेंगे, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आखिर में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारा गोल है आपको यूपीएससी के लिए एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, ये आर्टिकल हमारे संविधान का वो टूल है जो सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता के प्रिंसिपल को मजबूत करता है। इसका मेन पर्पस था ब्रिटिश राज के समय की जो हेरिडेटरी टाइटल्स थीं, जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान, उन्हें खत्म करना, ताकि नए भारत में सभी नागरिक बराबर हों। तो आर्टिकल 18 में बेसिकली 4 स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस हैं। पहला, स्टेट किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर, कोई टाइटल नहीं दे सकता। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जैसे डॉक्टर, जनरल, ये अलाउड हैं। दूसरा, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरा, अगर कोई फॉरेनर भारत में सरकार के अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है तो वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। और चौथा, ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों पर लागू होता है। जो गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट पर हैं, वे प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना किसी दूसरे देश से कोई गिफ्ट, पेमेंट या ऑफिस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स बूस्टर, इसे ध्यान से समझिएगा। 1996 के बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स जैसे जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो आर्टिकल 18 के अंडर टाइटल्स नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ये अवार्ड्स ऑफ मेरिट हैं, टाइटल्स ऑफ नोबेलिटी नहीं। मतलब ये योग्यता के लिए दिए गए सम्मान हैं, वंशानुगत उपाधियां नहीं। इसलिए ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते। ये डिस्टिंक्शन एमसीक्यूज के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 19 पर। ये भारतीय लोकतंत्र और इंडिविजुअल लिबर्टी का बेडरॉक है, मतलब आधारशिला है। ये आर्टिकल भारत के सभी सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की गारंटी देता है। और हाँ, एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। तो ये 6 फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा, एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का अधिकार। चौथा, भारत में कहीं भी फ्रीली मूव करने का अधिकार। पांचवां, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। और छठा, कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने का अधिकार। ओरिजिनली इसमें 7 फ्रीडम्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया था। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। स्टेट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, और ये ही वो कोर प्रिंसिपल है जो आपको समझना है। हर फ्रीडम के लिए रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड स्पेसिफिक हैं, जनरल नहीं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी जैसे ग्राउंड्स पर ही लग सकता है। इसी तरह असेंबल होने के राइट पर सिर्फ सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन है। इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स को लॉजिकली कनेक्ट करके याद रखना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम संविधान के उस हिस्से में आते हैं जो एक नागरिक के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ। ये है आर्टिकल्स 20, 21 और 22, जो हमें कन्विक्शन, लाइफ और लिबर्टी के मामलों में प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 20 किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को 3 बहुत पावरफुल प्रोटेक्शंस देता है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं, कानून बैक डेट से लागू नहीं होगा। दूसरा है नो डबल जेपडी, यानी एक ही गुनाह की 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स के दिल पर। आर्टिकल 21 ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये अधिकार सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिला हुआ है, और ये हमारे संविधान के सबसे डायनामिक आर्टिकल्स में से एक है। आर्टिकल 21 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1950 के A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत नैरो मतलब निकाला। कहा कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से है, लॉ बनाकर पार्लियामेंट लाइफ एंड लिबर्टी छीन सकती है। लेकिन 1978 का मेनका गांधी केस एक गेम चेंजर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब बहुत वाइड कर दिया। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अमेरिकन कॉन्सेप्ट शामिल हुआ। इसका मतलब है कि कानून सिर्फ बना होना काफी नहीं है, उसका फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना भी जरूरी है। और मेनका गांधी के केस के बाद तो जैसे आर्टिकल 21 का दायरा इतना बढ़ गया कि आप सोच भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन से कई राइट्स को इसमें शामिल मान लिया है, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड।
ये पूरी लिस्ट प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। आर्टिकल 21 की इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A को जोड़ा। ये कहता है कि स्टेट 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। इस तरह एलिमेंट्री एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट है। चलिए आर्टिकल 22 को समझते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। यहाँ 2 तरह की डिटेंशन की बात है, पनिटिव डिटेंशन जो अपराध करने के बाद सजा के तौर पर होती है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अपराध रोकने के लिए शक के आधार पर होती है। ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट होने पर आपको ग्राउंड्स जानने का, लॉयर रखने का और 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में राइट्स अलग हैं। यहाँ डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव करे और डिटेन्यू को ग्राउंड्स बताकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पर, जो आर्टिकल्स 23 और 24 में दिया गया है। इसका मकसद है ह्यूमन डिग्निटी को सुनिश्चित करना और शोषण के हर रूप को खत्म करना। आर्टिकल 23 3 चीज़ों को प्रोहिबिट करता है: ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना, और इसी तरह के दूसरे फोर्स्ड लेबर। ये अधिकार सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोटेक्शन न सिर्फ स्टेट के खिलाफ बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है। अब आता है आर्टिकल 24। इसके लिए बस एक नंबर याद रखना है, 14। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या दूसरे हैजर्डस काम में लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ये एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 25 से 28 की, जो भारत के सेक्युलर फैब्रिक यानी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूती देते हैं। ये आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़े हुए हैं और एक सेक्युलर स्टेट की गारंटीज को दिखाते हैं। आर्टिकल 25 और 26 में एक बहुत बारीक सा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल राइट है जो हर व्यक्ति को अपने कॉन्शियंस की आज़ादी और अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने और प्रोपगेट करने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 26 एक कलेक्टिव यानी ग्रुप राइट है। यह हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने और मेंटेन करने, अपने मामले मैनेज करने और प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार देता है। ये दोनों आर्टिकल्स स्टेट और रिलीजन के बीच की सेपरेशन को क्लियर करते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 28 कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से सरकारी पैसों से चलते हैं, उनमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। और अब हम आते हैं हमारे अंतिम सेक्शन पर, आर्टिकल्स 29 और 30, जो भारत की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। ये अधिकार माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करते हैं। अब आता है एक और प्रीलिम्स बूस्टर और यूपीएससी का एक फेवरेट ट्रैप एरिया। आर्टिकल 29 और 30 के स्कोप में जमीन आसमान का फर्क है। आर्टिकल 29 का स्कोप वाइडर है। ये एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स की बात करता है, जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी दोनों हैं। लेकिन आर्टिकल 30 का स्कोप नैरो है और ये सिर्फ माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हों या लिंग्विस्टिक हों, पर ही लागू होता है और उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने और चलाने का अधिकार देता है। तो चलिए एग्जाम से पहले एक क्विक फायर रिविजन कर लेते हैं। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स, आर्टिकल 20 कन्विक्शन से प्रोटेक्शन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 22 अरेस्ट से प्रोटेक्शन, आर्टिकल्स 23-24 एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल्स 25-28 रिलीजियस फ्रीडम और 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और अब आखिर में आपके लिए एक मेंस का सवाल, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। The right to life and personal liberty under Article 21 has been the most progressively interpreted fundamental right by the Indian judiciary. Elaborate with the help of decided case laws. इस पर सोचिए और जो हमने मेनका गांधी केस और implicit rights के बारे में डिस्कस किया, उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। हम इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने जा रहे हैं जो आप कह सकते हैं सभी चैप्टर्स की जान है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये चैप्टर सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप इसे एक ऐसी मास्टर की समझिए जो हमारे बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स में जान डालती है, उन्हें एक मतलब देती है। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस बेहद पावरफुल कोट से। उन्होंने क्या कहा है कि आर्टिकल 32 के बिना ये संविधान एक नलिटी होता, यानी एकदम शून्य। उन्होंने इसे संविधान का वेरी हार्ट एंड सोल कहा।
सोचकर देखिए, संविधान के आर्किटेक्ट खुद इस आर्टिकल को इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, तो ये साफ है कि हम किसी मामूली आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की आत्मा की बात कर रहे हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में कवर करेंगे। पहले हम आर्टिकल 32 के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर जुडिशरी के पास जो 5 पावरफुल रेट्स हैं उन्हें डिटेल में देखेंगे, फिर स्पेशल कंडीशंस और एक्सेप्शंस को एनालाइज करेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक बैलेंस क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको कोई अधिकार दे दिया जाए, पर अगर उस अधिकार के टूटने पर, उसके उल्लंघन पर आपको कोई रेमेडी यानी उपचार ही न मिले, तो उस अधिकार का क्या फायदा? ये सेक्शन उसी उपचार की गारंटी देता है। देखिए, संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लिख देना ही काफ़ी नहीं है। अगर उन्हें लागू करवाने के लिए, उन्हें एनफोर्स करवाने के लिए कोई इफेक्टिव मशीनरी ना हो, तो वो अधिकार सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए खूबसूरत विचार बनकर रह जाते हैं। आर्टिकल 32 इसी मशीनरी को, इसी गारंटीड रेमेडी को जन्म देता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि रेमेडी पाने का ये अधिकार, यानी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा, अब आर्टिकल 32 के इन 4 प्रोविजंस को बिल्कुल आराम से समझते हैं। पहला, ये गारंटी देता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, उन्हें लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो इन राइट्स को लागू करवाने के लिए जरूरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स जारी करे। तीसरा, पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अधिकार को, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ ऐसी कंडीशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर, जहां से प्रीलिम्स में अक्सर सवाल बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन का कंपैरिजन। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला है पर्पस। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एनी अदर पर्पस, यानी जो आपके दूसरे लीगल राइट्स हैं, उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसी वजह से दूसरा पॉइंट, स्कोप। हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर है, मतलब ज्यादा बड़ा है। तीसरा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देश में लागू होगा, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर उसके अपने जुरिस्डिक्शन तक ही सीमित रहता है। और आखिरी सबसे जरूरी अंतर, नेचर ऑफ राइट। क्योंकि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी है, मतलब हाई कोर्ट चाहे तो रेमेडी देने से मना भी कर सकता है। यहाँ एक प्रीलिम्स बूस्टर है। इन शब्दों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इसकी जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको नीचे की कोर्ट से होकर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास भी ऐसी ही पावर्स हैं, इसलिए ये जुरिस्डिक्शन कॉन्करेंट है, यानी समवर्ती। अब आगे बढ़ते हैं और उन 5 शक्तिशाली टूल्स को देखते हैं, यानी उन रिट्स को जिनका इस्तेमाल जुडिशरी हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए करती है। हर एक रिट एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए डिज़ाइन की गई है। चलिए इन 5 रिट्स को आराम से एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहली है हेबियस कॉर्पस। इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का ऑर्डर देती है, ताकि डिटेंशन की लीगैलिटी चेक की जा सके। ये पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। फिर आती है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी जरूरी ड्यूटी करने से मना कर रहा है, तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देती है। मान लीजिए पासपोर्ट ऑफिस आपका पासपोर्ट बिना किसी वजह के इश्यू नहीं कर रहा, तो कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकता है। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी टू फॉरबिड। ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करती है जब लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुन रहा हो। ये एक तरह से प्रिवेंटिव है, फैसला आने से पहले ही रोक लगा देती है। चौथी रिट है सर्चियोरी, यानी टू बी सर्टिफाइड। ये प्रोहिबिशन जैसी है, लेकिन ये तब जारी होती है जब लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो। इस रिट के जरिए हायर कोर्ट उस केस के पेपर्स मंगवाकर उस फैसले को क्वॉश कर सकती है, यानी रद्द कर सकती है।
और 5वीं रिट है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसके जरिए कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछ सकती है कि वो किस अधिकार से किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है, उसके क्लेम की कानूनी जांच करती है। अब हम अगले सेक्शन पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान खुद कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस का जिक्र करता है जहां इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इस स्लाइड पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 33 और 34। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सके या एब्रोगेट कर सके, यानी उन्हें कम कर सके या खत्म कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इन फोर्सेस में डिसिप्लिन बना रहे और वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा सके। अब आते हैं आर्टिकल 34 पर। ये मार्शल लॉ से डील करता है। जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू होता है तो वहां फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। साथ ही ये पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो उस दौरान ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किए गए किसी भी एक्ट के लिए सरकारी कर्मचारी को इंडेमनिफाई कर सके। इंडेमनिफाई करने का मतलब है उसके एक्शंस के लिए उसे कानूनी सुरक्षा देना। ये एक और फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, जहां से मेंस में अक्सर सवाल बन जाता है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच का फर्क। चलिए इस टेबल से इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। अगर हम इफेक्ट देखें तो मार्शल लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है, जबकि इमरजेंसी का असर फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज पर पड़ता है। स्कोप मार्शल लॉ देश के किसी स्पेसिफिक एरिया में लगता है, जबकि इमरजेंसी पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में लग सकती है। और एक बड़ा अंतर गवर्नमेंट और कोर्ट्स का। मार्शल लॉ में सरकार और ऑर्डिनरी कोर्ट्स सस्पेंड हो जाते हैं, जबकि इमरजेंसी में वो काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की विशेष शक्तियों की। आर्टिकल 315 पार्लियामेंट को, और ध्यान रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर्स को नहीं, कुछ खास मामलों में कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार देता है, ताकि पूरे देश में इन मामलों पर एक जैसा कानून हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो आर्टिकल 35 के अनुसार सिर्फ पार्लियामेंट ही इन विषयों पर कानून बना सकती है। कुछ सरकारी नौकरियों के लिए रेजिडेंस यानी निवास की शर्त तय करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अलावा अन्य कोर्ट्स को रिट जारी करने की शक्ति देना, आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, मार्शल लॉ के दौरान किए गए एक्ट्स के लिए कानूनी सुरक्षा देना, और अनटचेबिलिटी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे एक्ट्स जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऑफेंसेस हैं, उनके लिए पनिशमेंट निर्धारित करना। ये सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। चलिए अब उन अपवादों यानी एक्सेप्शंस की बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर ही मौजूद हैं। एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार को जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी और लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, लेकिन उस वक्त का राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट था, बीच में आ रहा था। इसी तरह के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए आर्टिकल 31A लाया गया। ये 5 तरह के कानूनों को आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम के उल्लंघन के चैलेंज से बचाता है। इन कैटेगरीज में शामिल हैं स्टेट द्वारा एस्टेट्स का एक्विजिशन, प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट टेक ओवर करना, कॉर्पोरेशंस का अमेलगमेशन, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के राइट्स को मॉडिफाई करना और माइनिंग लीसेस को मॉडिफाई करना। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग हिस्से पर, आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल। 1951 में पहले संविधान संशोधन से ही 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। मकसद ये था कि लैंड रिफॉर्म से जुड़े कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। मतलब जो कानून इस शेड्यूल में डाल दिया उस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन 24 अप्रैल 1973 ये तारीख इंडियन हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तारीख के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इस पोजीशन को 2007 में IR कोहेलो केस ने फिर से कंफर्म किया। इसके बाद है आर्टिकल 31C। ये आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स पर एक तरह से प्राथमिकता देता है। ये कहता है कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B या 39C में दिए गए सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए बनाया गया है तो उसे इस आधार पर वॉइड नहीं ठहराया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। चलिए इन लैंडमार्क केसेस को याद करने के लिए एक और प्रीलिम्स बूस्टर देखते हैं। इसे ऐसे याद रखें, केशवानंदा भारती ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बचाया, मिनर्वा मिल्स केस ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर बताया और FRs DPSPs के बीच हार्मनी की बात की,
और IR कोहेलो केस ने 9th शेड्यूल पर बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट कंफर्म कर दिया। ये तीनों केसेस इस पूरी कहानी का टाइमलाइन आपको याद करा देंगे। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जहां हम फंडामेंटल राइट्स का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां आपसे एक बैलेंस्ड, वेल राउंडेड आंसर की उम्मीद की जाती है। तो इस स्लाइड पर हम एक सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। क्रिटिसिज्म्स क्या हैं? कहा जाता है कि इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जैसे राइट टू वर्क एक्सेट्रा एक्सप्लिसिटली शामिल नहीं हैं। कुछ टर्म्स की भाषा थोड़ी वेग है। इमरजेंसी के दौरान इनका सस्पेंशन हो जाता है और न्याय पाना महंगा और देर से मिलता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव है। ये सरकार की तानाशाही यानी टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पर रोक लगाते हैं। ये रूल ऑफ लॉ की स्थापना करते हैं। ये माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा करते हैं, सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत करते हैं और सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की स्थापना करते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस टेबल को देखिए। आर्टिकल्स 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और जिसके बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ा, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अंत में ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो एकमात्र ज़रिया है, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जो कागज़ पर लिखे वादों को हर नागरिक के लिए एक एनफोर्सेबल गारंटी में बदल देता है। और यही चीज़ भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कोर यानी उसका दिल, उसकी आत्मा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रीलिम्स का सवाल देखिए। इसका सही जवाब होगा बी, जैसा हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे एनी अदर पर्पस यानी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं, और इसीलिए उनका स्कोप वाइडर है। और मेंस के लिए दिए गए इस सवाल का उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करें। अगले एक्सप्लेनर तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।